मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन को आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। एफएसएल का जो हमारा महा मैराथन फिजियोलॉजी को हम कवर कर रहे हैं। हम 61 क्वेश्चन तक लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। लाइसोसोम्स कहाँ पे अबंडेंट प्रचुर मात्रा में मिलता है, वो WBC, ये हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था उस वीडियो में हमने इसको कवर किया था। अब देखिए, जब WBC में क्या है, आपका लाइसोसोम्स जो है वो अबंडेंट है, तो डेफिनेटली जो WBCs है वो कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन के काम करती है या फैगोसाइटिक एक्टिविटी शो करती है। उसके बाद 62 क्वेश्चन है, ऑक्सीडेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स H2O2। तो ऑब्वियस सी बात है, H2O2 का प्रोडक्शन कहाँ होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो वो किस में होगा, पेरोक्सीसोम में होगा, ठीक है ना। वहीं पे एंजाइम क्या होता है, ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, पेरोक्सीडेज एंजाइम। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब माइक्रोफिलामेंट्स में असिस्ट, जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं सेल में, वो किस किस फंक्शन में हेल्प करते हैं। देखिए, पहला उनका मोमेंट है फाइब्रोब्लास्ट, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है हार्ट में, उनके मोमेंट में वो हेल्प करते हैं। दूसरा, ग्रोथ ऑफ एक्सोन्स, जो एक्सोन्स हैं उनकी ग्रोथ में भी ये हेल्प करते हैं। थर्ड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑल मसल्स। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, क्योंकि माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ABC इन सभी में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ सेंट्रियोल्स जो है वो कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी पेयर्ड फिलामेंट्स। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया है। जो सेंट्रियोल है उसमें कितने पेयर के जो फिलामेंट होते हैं, वो 11 पेयर होता है, 11 पेयर। और ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इन्हीं चीज़ों पे स्टिक रहें और इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करें और इन चीज़ों को ध्यान से सुने कि क्या ये पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। तो देखिए, जैसे सेंट्रियोल का पूछा, कितने पेयर्ड फिलामेंट होते हैं, पेयर्ड की बात करके वो 11 पेयर्ड में होते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ RBCs, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, 120 डेज है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ RBCs पे मैं अगर थोड़ा डिस्कस करता हूँ। 120 डेज है RBCs के लाइफ स्पेन। RBCs जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस नहीं होगा तो RBCs क्या होगी, RBCs का जो सेल है वो डिवाइड नहीं करेगा। दूसरी चीज़ क्या है, सेल के अंदर DNA रेप्लिकेशन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और ट्रांसलेशन नहीं होगा। और डेफिनेटली जो RBCs है वो दूसरी सेल पे डिपेंड रहती है फंक्शनिंग के लिए। यही चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। फ्लोइंग न्यूक्लियोटाइड आर कॉल्ड प्यूरिन्स। ये बहुत अच्छी क्लास मैंने ली थी, आप मेरी वीडियो के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं। DNA पे, बायोमोलिक्यूल्स पे मैंने क्लास ली थी और DNA से मैंने स्टार्ट किया था। उस पर मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हर एक चीज़, आप चेक कर सकते हैं। देखिए, जो प्यूरिन है वो दो होते हैं, A और G। ए जो प्यूरिन है, हमेशा जो बाइंडिंग होती है प्यूरिन और पैरिमिडिन की होती है, ठीक है, ध्यान रखना। कभी भी प्यूरिन और प्यूरिन बाइंडिंग नहीं करता, ठीक है, ये कभी भी नहीं करता। और पैरिमिडिन भी बाइंडिंग नहीं करता, कभी नहीं करता ये चीज़ें। तो ए जब बाइंड करेगा वो T से बाइंड करेगा, मतलब कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है, ये स्ट्रैंड है एक ये दूसरी स्ट्रैंड है, ये कंप्लीमेंट्री है। यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका T होगा। यहाँ पे अगर इसी उसमें आप देखें, यहाँ एक साइड में अगर हम बात करते हैं इसमें, दूसरा क्या है, अगर ये स्ट्रैंड है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे अपोजिट कंप्लीमेंट्री T होगा। यहाँ पे अगर G है तो यहाँ पे क्या होगा, C होगा। A और T के बीच में डबल बॉन्ड होता है, मतलब हम कह सकते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। G और C के बीच में 3 होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैं प्यूरिन की बात करूं, प्यूरिन पे स्पेसिफिक आप सुन ले ध्यान से, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है प्यूरिन का, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। एक जो रिंग होता है 6 कार्बन का बना होता है, ये 6 कार्बन का, और इससे जो अटैचमेंट होती है वो आपकी पेंटा रिंग है। ये हेक्सा रिंग है 6 कार्बन, और ये क्या है आपका पेंटा जो रिंग है 5 कार्बन का है। आपको ना हर एक चीज़ ध्यान देनी है यहाँ पे। प्यूरिन के केस में अगर मैं प्यूरिन की ये स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसके केस में आप देखें जो बॉन्डिंग है और
जो एटम है वो भी ध्यान देने हैं। प्यूरिन के केस में जो रोटेशन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, ऐसे नंबरिंग होती है। इस पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन होता है। इस पोजीशन को नाम दिया जाता है क्या, 1, ये इसको 2, यहाँ पे कार्बन होता है, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। तो बच्चे इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे क्या है आपका, एक नाइट्रोजन इस पोजीशन पे है 1 पे, एक 3 पे है, फिर आपका जो नाइट्रोजन होगा वो आपका 7 पे होगा, ठीक है, और फिर आपका 9 पे होगा। तो टोटल नाइट्रोजन क्या होंगे इसमें, देखिए 4 नाइट्रोजन होंगे और जो रेस्ट रह गई वो क्या होंगे, कार्बन होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, ठीक है। 4 नाइट्रोजन और 5 कार्बन होते हैं। दोबारा से काउंट करते हैं अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो। इसमें ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर ऐसे, फिर नेक्स्ट यहाँ पे नाइट्रोजन, देन ऐसे, उसके बाद आपका ये स्ट्रक्चर पेंटा का, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 7 पे नाइट्रोजन है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है। तो कार्बन कितने हुए, 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन। नाइट्रोजन कितने हुए, 1, 2, 3, 4 नाइट्रोजन। बच्चे ये पूछा जा सकता है आपसे, और जो भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ बहुत ही, जो बोलते हैं कि कोई भी एग्जामिनर है अगर वो उसकी जो सोचने की शक्ति है वो कहाँ तक सोच सकता है और बच्चे को कहाँ तक कंफ्यूज करता है, तो मैं भी उसी तरीके से सोचने की कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को कितना कंफ्यूज करके देखूँ ताकि वाकई में मैं कंफ्यूज हो जाऊँ और वो एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में बाहर निकल के आए। अब बात करें, ये था प्यूरिन का स्ट्रक्चर। पैरामिडिन का स्ट्रक्चर सिंगल रिंग होता है। पैरामिडिन में क्या होता है आपका, सिंगल रिंग होता है, ठीक है। पैरामिडिन में क्या होती है, जो नंबरिंग होती है वो क्लॉकवाइज होती है। प्यूरिन में क्या होती है, प्यूरिन में याद रखना आप एंटी क्लॉकवाइज होती है। पैरामिडिन जो है इस पे नंबरिंग क्या होती है आपकी, क्लॉकवाइज। तो बच्चे इस चीज़ को ध्यान जरूर रखना, ठीक है। उसके बाद पैरामिडिन का कोई भी पैरामिडिन है आपका, पैरामिडिन 3 है, TCU, ठीक है, या CTU भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट यूनियन। तो इसलिए मैं इसको याद करने के निमोनिक जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनको निमोनिक्स में जितना हो सके उनको वो याद हो जाए, CTU चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट यूनियन, ठीक है ना। अब पैरामिडिन क्या है, पैरामिडिन में 2 नाइट्रोजन होती हैं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, क्लॉकवाइज होगी। तो ऑब्वियस सी बात, एक नाइट्रोजन यहाँ पे होगा और एक नाइट्रोजन यहाँ पे होगा और सारे कार्बन होंगे, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, 2 नाइट्रोजन है और 4 कार्बन है, ठीक है ना। 2 नाइट्रोजन है और 4 कार्बन है। तो आपसे पैरामिडिन के बारे में अगर पूछे, पैरामिडिन में जो है, पैरामिडिन 3 होते हैं, CTU, ठीक है। T किसके साथ बाइंड करता है, A के साथ डबल बॉन्ड होता है। C किसके साथ करता है, G के साथ आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है। और U, जैसे मैं बात करूँ पैरामिडिन की, अब पैरामिडिन दिखा रहे थे हम, C किसके साथ, G के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, T किसके साथ, A के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और U किसके साथ करता है, वो भी आपके A के साथ करता है, डबल बॉन्ड के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो ये थे पैरामिडिन CTU। और ये हैं आपके प्यूरिन 2 हैं, G और A, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बता दिया मैंने इसके बारे में, सारी चीज़ें अब यहीं पे आपको क्लियर करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको करेंगे। अब देखिए, फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉल्ड पैरामिडिन। अब देखिए इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है जिसको पैरामिडिन बोलते हैं। एडेनिन को नहीं बोल सकते, ग्यूनिन को नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों प्यूरिन हैं। अब देखिए एडेनिन एंड ग्यूनिन आर प्यूरिन। साइटोसिन रह गया। अब मैंने याद करने का तरीका कैसे बताया था, जो पैरामिडिन है वो 3 होते हैं, CTU चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट यूनियन पैरामिडिन, ठीक है ना। तो पैरामिडिन थाइमिन अकर ओनली इन, थाइमिन किस में होता है, देखिए मैंने वीडियो में अच्छी तरह बताया है। ये जो थाइमिन है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के साथ DNA में प्रेजेंट होता है। DNA में, RNA में
टी की जगह क्या होता है आपका यूरेसिल होता है, वो आरएनए में प्रेजेंट होता है और यही आरएनए और डीएनए को डिफरेंशिएट करता है। वैसे तो एक चीज़ और है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर है, वो भी आरएनए और डीएनए को डिफरेंशिएट करती है, लेकिन यहाँ पे जो थाइमिन है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें जो आंसर है, आंसर इज बी इज करेक्ट, डीएनए में प्रेजेंट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट, पैरामिडिन यूरेसिल अकर ओनली, वही बात आ गई बार बार, किस में होता है यूरेसिल, आरएनए में होता है, डीएनए में यूरेसिल होता ही नहीं। एडेनिन इज ऑलवेज पेयर्ड विद, एडेनिन किसके साथ पेयर करेगा, हमेशा टी के साथ पेयर करेगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपका आता है ग्वानाइन इज ऑलवेज पेयर्ड विद, ग्वानाइन किसके साथ पेयर करेगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी के साथ पेयर करेगा। ड्यूरिंग स्टारवेशन ऑफ सेल अमाउंट ऑफ फ्लोइंग में डिक्रीज, जब स्टारवेशन करेगी सेल, जब फास्टिंग में जाएगी, स्टारवेशन कंडीशन में आएगी तो क्या डिक्रीज होता है, डिक्रीज आरएनए भी डिक्रीज होता है और प्रोटीन भी डिक्रीज होता है, दोनों चीज़ डिक्रीज होती हैं इसमें। अगर कार्बोहाइड्रेट आता तो कार्बोहाइड्रेट भी डिक्रीज होता है, क्योंकि जब स्टारवेशन में आएगी तो वो सारी जो ऑलरेडी स्टोर चीज़ें हैं वो ही कंज्यूम करेगी पहले। उसके बाद द पीरियड बिटवीन एक्टिव सेल डिवीजन इज कॉल्ड, एक्टिव सेल डिवीजन है उसके बीच का जो पीरियड है उसको क्या बोलेंगे, उसको इंटरफेज बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेज बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब कैसे इसको देखेंगे कि जो आपका इंटरफेज है, जब मैं सेल साइकिल करवाऊंगा, बहुत ही अच्छे से करवाऊंगा, उसमें डेफिनेटली एक दिन मैं सेल साइकिल पे डिस्कस करूंगा और सेल साइकिल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि वो आप कवर कर दें। क्रोमेटिड बिकेम विजिबल इन, क्रोमेटिड जो है, क्रोमेटिड कब विजिबल हो जाते हैं, प्रोफाज में, जो प्रोफाज है उसके अंदर क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब इंटरफेज में क्या होता है, दो सेल के बीच का, डिवीजन के बीच का गैप है। प्रोफाज क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्रोमेटिड विजिबल हो जाते हैं। एनाफेज में क्या हो जाता है, जो दो डॉटर सेल बनी हैं वो दोनों क्या होते हैं, अपने अपने कॉर्नर पे पहुंच जाती है। मेटाफेज में क्या होता है, सेल है ना अलाइनमेंट कर लेती है कि अब मुझे डिवाइड करना है और वो डिवीजन के लिए रेडी हो जाती है, ये ध्यान रखना है इसको। और जो भी मटेरियल है वो सेल के मिड में डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है ताकि सेल डिवीजन के लिए वो हेल्पफुल हो। द पीरियड ऑफ सेल डिवीजन व्हेन न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियस टोटली डिसअपीयर्ड, जो न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो जाए और न्यूक्लियस खत्म हो जाए तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, उसको मेटाफाज बोलते हैं। मैंने अभी बताया कि मेटाफाज वो स्टेज है जब सेल एक अलाइनमेंट कर लेती है कि अब मुझे डिवाइड करना है, सारे कंटेंट इकट्ठे करती है, न्यूक्लियर एनवेलप है उसको डिजोल्व कर देती है, न्यूक्लियोलस जो प्रेजेंट है उसको डिजोल्व कर देती है, ठीक है, ये है मेटाफाज। मेटाफाज में ऐसा होता है। द स्टेज इन विच ईच सेंट्रोमियर डिवाइड, जब सेंट्रोमियर जो होता है, मान के चलिए मैं बात करूं, ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा उसका सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है ना, क्रोमोसोम। अब जब ये दोनों आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक ऐसे जाएगा एक ऐसे जाएगा, तो इनके जो बीच का जो सेंट्रोमियर है वो भी तो डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे सेंट्रोमियर तो एक ही था, यहाँ पे सेंट्रोमियर एक ही है, जब वो क्या हुआ, डिवीज़न हुआ तो दोनों का अलग अलग सेंट्रोमियर क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। तो इस स्टेज को बोलते हैं एनाफाज, क्या बोलते हैं, एनाफेज बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना है इसको। जब दोनों की दोनों, मैंने बताया था कि ये डॉटर सेल में अलग चला जाएगा, ठीक है ना, ये डॉटर सेल में क्या हो जाएगा, आपका अलग चला जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, एंड डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस, ठीक है बच्चे, याद रखना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बोल दिया जाए आपको तो साइटोकाइनेसिस, एंड डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल उसको बोलते हैं कार्योकाइनेसिस, या न्यूक्लियस का डिवीजन भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियस का अगर डिवीजन होता है तो उसको कार्योकाइनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट जो है इसी में आपका क्या था, कहाँ पे आए थे हम, 70, हाँ, उसके बाद ये देखिए फ्लोइंग सेल डिवीजन जो है वो यहाँ पे पूछ रखा है, द फॉलोइंग सेल डिवीजन अकर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में कौन कौन सा डिवीजन होता है, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए एक सेल है, देखिए बच्चे ध्यान से सुने, ये सेल है, मैं बार बार नहीं बताऊँगा, ये सेल है, इस सेल में क्या है, दो क्रोमोसोम है, मैं दो का एग्जाम्पल लेता हूँ, वैसे तो पेयर में होते हैं, ये एक क्रोमोसोम ये दो। पहले ये क्या करेंगे, जब सेल डिवाइड करेगी ये माइटोटिक डिवीजन करते हैं,
तो माइटोटिक डिवीजन होने से पहले कोई भी मटेरियल वो रेप्लिकेट करता है, तो क्या होगी, आपकी 4 कॉपी प्रिपेयर होगी, ठीक है ना। अब ये तो जब सेल डिवाइड करेगी, माइटोटिक से पहले क्या करेगी, वो अपने कॉपी नंबर बढ़ाएगी, कॉपी नंबर जो है वो बढ़ा देगी। अब क्या करेगी वो, जब माइटोटिक करेगी, एक सेल में क्या चलेगी 2 क्रोमोसोम और दूसरी में चलेगी 2 ये, ठीक है ना, समझ में आया। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या है कि इसमें क्या था, आपका 2n कंटेंट था 2n कंटेंट। अब न्यूक्लियस कंटेंट मैं बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे कितना हो गया, आपको लग रहा है कि 4n हो गया, ठीक है, समझ में आया। फिर से कितना आ गया आपका 2n आ गया, समझना आप ध्यान से, ये भी 2n आ गया यहाँ पे, समझ में आया। तो 2n/2c था पहले, ठीक है ना, 2n ये जो था यहाँ पे देखें 2n/c, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट c था, यहाँ पे क्या हो गया 2n/2c हो गया, लेकिन फिर से यहाँ पे क्या हो गया 2n/c हो गया, 2n/c हो गया, ठीक है ना। जब मैं इसको बोर्ड पे करवाऊंगा, बहुत अच्छे से करवाऊंगा, आपको देखना बहुत ब्यूटीफुली समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ये तो हो गया अब इसका पहला डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन ये तो नॉर्मल सेल में होता ही होता है, लेकिन बात कर रहा है गैमेटोजेनेसिस की, गैमेट प्रोडक्शन, स्पर्म या ओवा या एग प्रोडक्शन कैसे होता है। ये तो कॉमन है सेल के अंदर, चाहे सोमेटिक सेल है चाहे वो जर्मिनल सेल है। लेकिन अब मियोटिक डिवीजन कैसे होगा, जब ये 2 डॉटर सेल बनी, एक ये और एक ये दोनों डॉटर सेल आगे आएंगी, ये डॉटर सेल इसमें 2 थे, दूसरी डॉटर सेल उसमें भी 2 क्रोमोसोम थे, ठीक है ना। अब जब ये म्यूटिक डिवीजन करेंगी, इसकी एक सेल बन जाएगी, ये बन गई, इसकी ये बन गई एक, ठीक है ना, इसकी भी 2 सेल बन जाएंगी इसी तरीके से एक क्रोमोसोम के साथ। इस प्रोसेस को बोलेंगे मियोसिस, मियोसिस। तो मैं ये कह सकता हूँ गैमेटोजेनेसिस में जब मेल स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, स्पर्मेटो, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनते हैं 4, समझ में आया, क्योंकि 2 इससे 2 इससे। इस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस, या इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं इसको, रिडक्शनल डिवीजन। इसलिए एक जो गैमेट फॉर्मिक सेल है जिसको मदर सेल बोलते हैं, वो 4 स्पर्म बनाती है, 4 स्पर्म बनाती है, देखिए 4 बन गए, 1 2 3 4, इससे भी 2 बन जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। तो इसलिए बच्चे जो भी कंसेप्ट है वो अच्छे से सीखे, कंसेप्ट अगर आपके समझ में आएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2 इससे बने और 2 इससे ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। 4 स्पर्म रेडी हो गया अभी यहाँ पे। तो रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोला, क्योंकि जो इनिशियल सेल थी उसमें कितने थे 2n/c, ये क्या n क्या है न्यूक्लियर कंटेंट, c क्या है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। लेकिन जब आपका माइटोटिक डिवीजन हुआ फिर से वही मेंटेन रह गया था, मैंने करके दिखा था 2n/c, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ, मान के चलिए ये कितना है जो 2n/c है, लेकिन ये रह गया कितना n/c हाफ, c हाफ और n/c, समझ में आया। तो रिडक्शनल डिवीजन हुआ या नहीं हुआ, ये भी कितना रह गया n/c और ये भी रह गया कितना n/c। तो इसी तरीके से आपको समझना है कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 79, क्रॉसिंग ओवर इज फॉलोड बाय, अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो होता है वो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर इज फॉलोड बाय मियोटिक डिवीजन फर्स्ट एंड मियोटिक डिवीजन सेकंड, ठीक है ना, समझ में आया। मियोटिक डिवीजन अभी जो मैंने दिखाया है, तो फर्स्ट और सेकंड जो होता है, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट किसको बोला था, जो माइटोटिक मैंने दिखाया था, माइटोटिक को मियोटिक फर्स्ट बोलते हैं, और मियोटिक सेकंड किसको बोलते हैं, जिसमें 4 सेल बन गई थी, रिडक्शनल डिवीजन, जिसने इसका नाम दिया जाता है रिडक्शनल डिवीजन RD। इसको मियोटिक फर्स्ट को माइटोटिक भी बोल दिया जाता है, माइटोटिक, क्योंकि माइटोटिक के इक्विवेलेंट ही काम करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच न्यू सेक्स सेल इज कॉल्ड, जो सेक्स सेल बनेगी, मैंने जो भी अभी स्पर्म बताया उनको क्या बोलेंगे, गैमेट बोलेंगे, समझ में आया, गैमेट, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है ना। तो इसलिए वो क्या बनेंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। गैमेट भी 2 टाइप के होते हैं, या तो वो क्या बनेंगे मेल गैमेट या वो बनेंगे फीमेल गैमेट, समझ में आया। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल जो गैमेट है उसको बोलते हैं ओवा या एग, एग, ठीक है। ये था आज का हमारा डिस्कशन। इसी तरीके से हम मैराथन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर रहे हैं, और ये फॉर्मेट है बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं आपके। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी कवर हो जाता है, साथ में अगर आपको कोई और ज़्यादा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ में स्टे ट्यून विद न्यूते क्लासेस, डेफिनेटली वी विल कम विद द वेरी न्यू एंड गुड कंटेंट,
definitely we share with all the content related to the FSL, whatever we have definitely we will share with you. मैक्सिमम से मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये जो हमारा कंटेंट है क्लास का नीडी स्टूडेंट तक पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।